हेलो। यूपीएससी मेंस एग्जाम विशेष में आपका स्वागत है। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से बनी राज्य की अवधारणा कितनी सीमा तक हमारे जीवन, स्वतंत्रता इत्यादि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने को सक्षम है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने राज्य को हिंसक शक्तिशाली जीव भी माना है, जिसे संविधान मौलिक अधिकारों के द्वारा नियंत्रित करता है तथा नागरिकों से प्रेम करना उसे सिखाता है। एक वो भी दौर था जब हमारे राजनीति शास्त्री अच्छे राजा या बुरे राजा होने को भी नागरिकों के अच्छे और बुरे कर्मों को जिम्मेवार मानते थे। निरंकुशता को दैवीय न्याय बतलाने में तनिक भी वे संकोच नहीं करते थे। अगर कोई राजा किसी की हत्या करता तो यही विद्वान बोलते, राज्य के लिए प्राण न्यौछावर करना नागरिक का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम बाकी सब गौण। यह अवधारणा नाजीवादी और फांसीवादी से जुड़ा हुआ है। तो एक अन्य विचारधारा के समर्थक विद्वान ने तो राज्य के लिए राजपद के साथ राजपत्नी पद को भी आरक्षित करने तक का समर्थन कर डाला। उनके मत के अनुसार राजा की कई पत्नियां हो सकती है, जो पदानुसार रहेगी, यानी अस्थायी रहेगी, जो उस राजा के शासन के उपरांत आने वाले नए राजा की भी पत्नियां बन सकती है। आप समझ ही गए होंगे, ऐसे विस्फोटक विचारक प्लेटो के अलावा और कौन हो सकता है भला। और तो और एक अन्य महान विचारक ने यहाँ तक कह डाला कि जो व्यक्ति राज्य के जीडीपी में कोई भी अंशदान सुनिश्चित ना करता हो तो उसे राज्य के संसाधन के उपयोग का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। खैर, हमारी राज्य व्यवस्था अनेक रास्तों से गुजरता हुआ आखिर में लोकतंत्र के पड़ाव तक आ पहुंचा है। मानववाद एवं मानवतावादी विचार के जुड़ जाने से आज की व्यवस्था मात्र सुधारात्मक बनकर रह गया है। इसी महान व्यवस्था में एक अपराधी राजसुख भोगता है, जबकि एक सामान्य प्रजाजन रोटी के लिए मारा मारा फिरता है। कोई अपराधी यदि पुलिस को शहीद कर दे तो यही मानववादी लोग उसे दिमागी मरीज बतलाकर उसके प्रति सहानुभूति लुटाने की बात करते हैं, जबकि एक पुलिस वाला आत्मरक्षार्थ किसी अपराधी को एनकाउंटर करता है तो यही मानववादी दुहाई देने लगते हैं उस महामानवता की। खैर, यही तो महिमा है हमारे लोकतंत्र की। कोई बैंक से करोड़ों डकार जाए कोई बात नहीं, केस चलेगा न्यायालय में, तारीख पर तारीख भी आएगा, अंततः उसकी फाइल समय के धूल के साथ दब जाएगी। लेकिन एक गरीब की स्थिति में यही लोकतंत्र अपने कड़क तेवर के साथ सदा सर्वदा खड़ा मिलता है। एक व्यक्ति ने गलती से किसी से कुछ रुपये ज़्यादा क्या ले लिए, उसे वर्षों की सजा एवं उसके द्वारा लिए गए पैसे से कई गुना ज़्यादा जुर्माना आसानी से वसूला जाता है। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। किसान मरते हैं, मरने दो, आखिर उन्हें एक दिन तो मरना ही है। ये शब्द हमारे नहीं है, किसी लोकतंत्रवादी महान नेता का है। यहाँ मानवतावादी और मानववादी दोनों मौन हो जाते हैं। कश्मीर में सामूहिक हिंसा हुई, मानववादी मौन थे, उनका कंठ रुंधा हुआ था, जबकि उनका कंठ तब खुला जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। खैर, हमारा विषय जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले आज के राज्य के शासन तंत्र में हमारे मौलिक अधिकार कितने सुरक्षित हैं, अब इस पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्र हुआ तब यहाँ के शासन तंत्र को लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर भारतीय संविधान को शासन तंत्र का दायित्व सौंपा गया। भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट का अनुकरण कर राज्य को निषेधात्मक अधिकार से बांधते हुए प्रजाजनों के लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों को स्थापित किया। क्योंकि भारतीय संविधान ने राज्य को 2 प्रकार के अधिकार दिए हैं, पहला सकारात्मक अधिकार तथा दूसरा निषेधात्मक अधिकार। भारतीय संविधान राज्य को पहले प्रकार के अधिकार के माध्यम से अपेक्षित कार्य को करने को प्रोत्साहित करता है, जबकि दूसरे प्रकार के अधिकार कुछ अपेक्षित कार्यों को करने से राज्य को रोकता है।
राजनीति विज्ञान की भाषा में भारत एक देश नहीं अपितु राज्य है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य नहीं एक इकाई है, क्योंकि राज्य वही होता है जिसके पास अपना भूभाग होता है, अपनी जनसंख्या होती है, अपनी सरकार होती है एवं संप्रभुता होता है। राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को ना तो बदल सकता है ना ही न्यून कर सकता है, अन्यथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत एवं राज्यों के उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के साथ राज्य की इस प्रयास को शून्य तक घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान में भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान समय में वर्णित है। पहला, समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 एवं 24 है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 तथा छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 इत्यादि हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के द्वारा या भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता एवं जीवन, संपत्ति सहित अन्य मौलिक अधिकारों को परिरक्षित करता है। इस अधिकार के तहत संविधान हमें आज हमारा विषय स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत संविधान हमें आर्टिकल 19 से 22 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 तथा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये इस प्रकार हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी अधिकार के तहत न्यूज मीडिया एवं समाचार पत्र तथा अन्य सामान्य जन अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला आर्टिकल 19 सेकेंड, शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19(3) संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है हमें। आर्टिकल 19(4) भारत क्षेत्र में सर्वत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो वहीं आर्टिकल 19(5) भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता हमें देता है। जबकि आर्टिकल 19(6) वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें एक स्वतंत्रता और भी था जो संपत्ति से जुड़ा हुआ था, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से उठाकर विधिक अधिकार बनाते हुए इसे आर्टिकल 300A में स्थान दिया गया। आर्टिकल 20 के अंतर्गत 4 प्रकार के अधिकार हैं, जबकि आर्टिकल 21 तो एक कंप्लीट मौलिक अधिकार है। व्यक्तिगत जीवन जैसे शादी, विवाह, तलाक, रोमांस, लिव इन रिलेशन, क्लब डांस, मनोरंजन, पब इत्यादि में यही अनुच्छेद तो हमें संरक्षण देता है। आर्टिकल 21 का आज के समय में दायरा अत्यंत ही व्यापक हो चुका है। ऊपर वर्णित मानववादी एवं मानवतावादी अपनी सुविधा अनुसार इसी अनुच्छेद का हवाला दे समय समय पर चीखते चिल्लाते रहते हैं। जबकि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संरक्षण के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसका वर्णन मिलता है। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बतलाना, 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, हालांकि इसमें आने जाने में लगने वाले समय को छोड़ दिया जाता है, मनपसंद वकील से परामर्श लेना इत्यादि इत्यादि। मित्रों, समिति
की परिभाषा एक राजनीति के विद्वान ने बहुत ही अच्छा दिया है। यदि एक व्यक्ति किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को 7 व्यक्ति मिलकर 7 दिन में पूरा करे, वही समिति कहलाती है। तो मिलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अगले भाग में ऊपर वर्णित अधिकारों की संपूर्ण वर्णन के साथ। धन्यवाद।